हम रोटेशनल मोशन का एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम करेंगे जो कि पाथफाइंडर से मैंने लिया है। इसमें प्योर रोलिंग भी है, रोलिंग विद स्लिपिंग भी है। एक सिलेंडर है जिसको एक स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर है, जिसको मैं कन्वेयर बेल्ट पे रखूँगा। कन्वेयर बेल्ट कन्वेयर बेल्ट का जो सरफेस है, जो बेल्ट मूव करती है, वो वेलोसिटी v से मूव कर रही है। स्फेयर मेरा पहले कोई मोशन नहीं है स्फेयर में, मैं उसको धीरे से बेल्ट के ऊपर रखता हूँ और बेल्ट में फ्रिक्शन है, बेल्ट और स्फेयर के बीच में फ्रिक्शन है। तो इमीडिएटली क्या होगा, आप जस्ट एनालाइज कीजिए। जैसे ही एक स्फेयर जो कि रोटेट नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, बेल्ट के ऊपर रखेंगे तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगेगा, मैंने स्फेयर रखा तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगेगा, बेल्ट पे इधर लगेगा, बेल्ट से हमें नहीं देखना है अभी। तो इसके सेंटर ऑफ मास को कोई वेलोसिटी देगा, ये वेलोसिटी पिकअप करेगा, प्लस सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एक टॉर्क है वो इसको इस डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन देगा और उस डायरेक्शन में ही एंगुलर वेलोसिटी देगा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स है, इसका वैल्यू जब तक प्योर रोलिंग नहीं स्टार्ट होगा, इसका वैल्यू होगा म्यू के जी इंटू एम। एम इसका मास है, स्मॉल एम ले लेता हूँ, स्मॉल एम इसका मास है। सो काइनेटिक फ्रिक्शन आपको लेना है इसमें। कुछ टाइम के बाद ये स्टेबलाइज हो जाएगा और अगर कोई ऑब्जर्वर जो कि बाहर स्टेशनरी फ्रेम में है, ग्राउंड के रेफरेंस में जो ऑब्जर्वर है, वो जब इसको देखेगा तो देखेगा ये किसी वेलोसिटी v1 से चल रहा है, बेल्ट अपनी वेलोसिटी v0 से ही चल रही होगी। और क्योंकि बेल्ट में हम पावर दे रहे हैं, बेल्ट में जो भी लॉस हो रहा है हम इसको पावर्ड है इसका रोटेशन, और ये किसी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ये ऑब्जर्वर देखता है कुछ टाइम के बाद, सपोज़ वो टाइम t है, तो हमें ये टाइम निकालना है, ये वेलोसिटी निकालना है, और वर्क डन बाय बेल्ट एंड वर्क डन बाय in belt frame, work done by friction in belt frame and in ground frame, work done by kinetic friction in these two frames हमें निकालना है। तो इसमें ऐसे प्रॉब्लम को कैसे स्टार्ट करना है, इसका एक लॉजिकल स्टेप्स अगर मालूम हो तो हम एग्ज़ाम टाइम में जहाँ प्रेशर सिचुएशन होता है, जहाँ टाइम की वैल्यू होती है, हम डाइग्रेस नहीं करेंगे और एक फोकस्ड अप्रोच से इसको कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आप एक लाइन बना लीजिए अपना, एक तरफ लीजिए ट्रांसलेशनल मोशन और एक तरफ लीजिए रोटेशनल मोशन। दोनों का टाइम जब तक प्योर रोलिंग स्टार्ट नहीं होता, ये प्योर रोलिंग का सिचुएशन है, प्योर रोलिंग, जब तक प्योर रोलिंग स्टार्ट नहीं होता दोनों सेम टाइम लेंगे। मीन्स इसका वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी 0 से लेके सपोज़ v1 तक चला जाएगा। मैं ग्राउंड के फ्रेम में बोल रहा हूँ, ग्राउंड के फ्रेम में v1 तक चला जाएगा, और एंगुलर वेलोसिटी भी 0 से ओमेगा तक चला जाएगा। इसमें जो फोर्स लग रहा है और उसमें टॉर्क लग रहा है, फोर्स की वैल्यू है म्यू के एम जी, और टॉर्क की वैल्यू है, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, उसकी वैल्यू है म्यू के एम जी इंटू आर। इसमें आप लगा दीजिए फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए लगा दीजिए, और इसमें टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा लगा दीजिए। दोनों से आपको टाइम मिल जाएगा। देखिए कैसे, फोर्स ये है और इसका एक्सलरेशन हमें पता चल जाएगा, एम ए या ए एम इज इक्वल टू म्यू के एम जी। सो एक्सलरेशन का वैल्यू है म्यू के इंटू जी। वैसे भी रट लीजिए, फ्रिक्शन के केस में यही होता है, म्यू टाइम्स जी होता है एक्सलरेशन। और जो एंगुलर एक्सलरेशन आएगा उसका वैल्यू थोड़ा डिपेंड करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। टॉर्क की वैल्यू है म्यू के एम जी आर इज इक्वल टू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू एल्फ़ा। सो एल्फ़ा की वैल्यू है म्यू के जी अपॉन आर
इंटू 5/2 हमारी अल्फ़ा की वैल्यू है। आई होप ये बोर्ड के फ्रेम में दिख रहा है, थोड़ा छोटा आ रहा है पर इससे बड़ा लिखूँगा तो बोर्ड में बहुत जगह लगेगी। कोशिश करता हूँ थोड़ा बड़ा लिखने की। तो हमें अल्फ़ा का वैल्यू भी मालूम पड़ गया और एक्सलरेशन का वैल्यू भी मालूम पड़ गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्सलरेशन का वैल्यू है म्यू के इंटू जी और अल्फ़ा का वैल्यू है 5/2 म्यू के जी अपॉन आर। अब जब हमें दो चीज़ मालूम पड़ गई है तो हम फाइनल वेलोसिटी जो है इसका v1 लेते हैं, ओमेगा और v0 का पहले एक रिलेशन लिख लेते हैं। आप देखिए प्योर रोलिंग के केस में जो ये ओमेगा होता है ये डिपेंड करता है सेंटर ऑफ मास का क्या वेलोसिटी है और इस पॉइंट का क्या वेलोसिटी है। आपके जब प्लेन सरफेस पे होता है तो v इज़ टू आर ओमेगा हो जाता है, बहुत इजी है प्योर रोलिंग में। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इस पॉइंट का वेलोसिटी होगा v0, क्योंकि बेल्ट के रिस्पेक्ट में अब ये स्लाइड नहीं कर रहा है। जो बेल्ट का वेलोसिटी है वही इस पॉइंट का वेलोसिटी है। सो ओमेगा की वैल्यू होती है इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी v0 माइनस v1 अपॉन आर। ये ओमेगा का वैल्यू होता है। प्लेन सरफेस पे हम सीधा वेलोसिटी ले लेते हैं क्योंकि सरफेस मूव नहीं कर रहा होता है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे में जहाँ पे सरफेस भी मूव कर रहा है और फिर प्योर रोलिंग स्टार्ट होती है तो ओमेगा की वैल्यू आपको ऐसे लिखनी है। तो हमारे पास वेरिएबल ओमेगा और v1 अगर हम निकाल लें, इक्वेशन में कोई रिलेशनशिप निकाल लें तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो v1 की तो वैल्यू होगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इक्वेशन हम जब लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो था, वो हो गई म्यू के जी इंटू टी और ओमेगा की वैल्यू हो गई ओमेगा ज़ीरो प्लस अल्फ़ा टी। ओमेगा जी ज़ीरो था, इनिशियल ओमेगा ज़ीरो था। अल्फ़ा की वैल्यू है 5/2 म्यू के इंटू जी अपॉन आर इंटू टी। सो v1 अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू 2/5 आर और v1 इज़ 2/5 ओमेगा। हमारा जो रिलेशनशिप आ गया वहाँ v1 का वैल्यू लिख देते हैं, या आप कोई भी चीज़ वैल्यू ओमेगा का वैल्यू लिख दीजिए, v1 का वैल्यू आ जाएगा। सो ओमेगा इज़ 5/2 v1 अपॉन आर इज इक्वल टू v0 माइनस v1 अपॉन आर। आर गेट्स कैंसल्ड, सो v1 इज इक्वल टू v0 माइनस 5/2 v1 7/2 v1 इज इक्वल टू v0। सो v1 इज़ 2/7 v0 हमारा वैल्यू आ गया। जस्ट मैं इसको चेक कर लेता हूँ कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। यस, 7/2 v1 इज इक्वल टू v0। सो v1 का वैल्यू आ गया। v1 का वैल्यू आ गया तो ओमेगा का वैल्यू भी आ जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू 5/2 1/r इंटू v1 विच इज़ 2/7 v0। सो ओमेगा इज़ 5/7 v0 अपॉन r। हमारा ओमेगा का भी वैल्यू आ गया। हमें दोनों चीज़ चाहिए जब हम वर्क डन निकालेंगे, तो हमें v1 भी चाहिए, ओमेगा भी चाहिए। अब आपका जब ये वैल्यू आ गया है तो यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हैं। ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए या v1 की वैल्यू रख दीजिए, आपका टाइम आ जाएगा। v1 रख देता हूँ, v1 इज़ 2/7 v0 2/7 v0 इज इक्वल टू म्यू के जी इंटू टी। आपका टाइम का वैल्यू आ जाएगा ट्वाइस v0/7 म्यू के इंटू जी। ये आपका टाइम का वैल्यू आ गया। वेलोसिटी जो हमसे पूछा था स्टेशनरी ऑब्जर्वर जो ग्राउंड फ्रेम में, वो क्या दिखेगा। अब इसका वेलोसिटी अगर पूछे कि कोई इस फ्रेम में, बेल्ट के फ्रेम में वेलोसिटी कितना होगा, वो बेल्ट के फ्रेम में जो वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा v1 माइनस v0 विच विल बी v1 इज़ 2/7 v0 माइनस v0 इज़ माइनस 5/7 v0 हो गया बेल्ट के फ्रेम में वेलोसिटी। अब हमें अगर बेल्ट के फ्रेम में एनर्जी निकालनी है तो बेल्ट के फ्रेम में और ग्राउंड के फ्रेम में यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ध्यान से देखना है। बेल्ट के फ्रेम में जो इनिशियल एनर्जी है, बोथ रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल दोनों ज़ीरो हैं, लेकिन ग्राउंड के फ्रेम में जो इनिशियल एनर्जी है
रोटेशनल तो ज़ीरो है, लेकिन ट्रांसलेशनल ज़ीरो नहीं है, क्योंकि ग्राउंड के फ्रेम में, सॉरी मैं उल्टा लिख दिया, ये ग्राउंड है और ये बेल्ट है। ग्राउंड के फ्रेम में दोनों जीरो था, ट्रांसलेशनल भी जीरो था और रोटेशनल भी जीरो था। बेल्ट के फ्रेम में रोटेशनल जीरो था, लेकिन ट्रांसलेशनल जीरो नहीं होगा, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी बेल्ट के फ्रेम में स्फीयर की थी, इनिशियली भी थी, क्योंकि स्फीयर स्टेशनरी था, बेल्ट मूव कर रही थी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो नहीं होगी, ये ज़ीरो होगी, ये ज़ीरो नहीं होगी। इस मेथड को यूज़ करके आप वर्क डन वाला फॉर्मूला से निकाल देंगे। वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। यहाँ पे सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है और कोई फोर्स वर्क डन में काम नहीं कर रहा है, तो आपका दोनों फ्रेम में वर्क डन आ जाएगा। वैल्यू सेम आएगी, 1/7 mv0² आएगा। एक में प्लस आएगा, एक में माइनस आएगा। आप ये खुद करके देखिए, पाथफाइंडर में भी ये प्रॉब्लम है। आई होप आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स।